बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आज मेरे साथ सेट पर दो लोग मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब और हरमीत सिंह हमारे साथ आज लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। अच्छा लग रहा है भाई, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें लाहौर से ज्वाइन करें। अब आप ये बताएं कि लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर में सही वाकई जब मैं वहाँ पे बैठ के सुनता था तो मैं ये समझा कि मतलब यहाँ पे हवाएं चल रही तो वहाँ पे चलेंगी, लेकिन यहाँ पे फर्क है। हाँ, हम तो कह रहे हैं ना आपको गर्मी बहुत ज्यादा है, हम तो आपको बार बार बताते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। खैर, कल से लाहौर के मौसम में एक गर्मी और भी आई है। हाँ, वो बताएंगे हम बाद में आपको। पीडीएम वाली ये सॉल्ट राइट, इस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। सबसे पहले जनाब रन डाउन आज का आपके साथ शेयर करें, टॉप स्टोरीज आज की क्या है। सबसे पहले होगा पब्लिक का डेली डोज, जिसमें हम बेशुमार खबरें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आगे चलेंगे और शो में एक अहम मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम जनाब लियाकत अली खान के बेटे अकबर लियाकत अली खान साहब जो है वो कसम पुरसी की हालत में है, बीमारी में मुब्तला हैं और उन्होंने हुकूमत सिंध से मदद का मुतालबा किया। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का खुद नोटिस लिया है और उनकी मदद के लिए पूरी तौर पर जो अहकामात हैं वो जारी किए हैं। इस पर क्या डेवलपमेंट्स हैं ये हम जानेंगे, हमारे रिपोर्टर हमें कराची से इस हवाले से मजीद अपडेट भी करेंगे। और कोवैक्स के तहत साइनोफार्म की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है। 60 लाख डोजेज हैं वैक्सीन की जो पाकिस्तानियों के लिए पहुंची है। चीन ने जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए ये अतिया की है। पहले भी चीन जो है रऊफ साहब वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो भिजवाता रहा है। बिल्कुल, अब कोवैक्स के तहत ये पहली खेप है जो पाकिस्तान पहुंची है, इसका जिक्र हम करेंगे। शो में आगे चलेंगे तो एक अहम मौजू पर बात करेंगे, ऐसा मसला जो कि तकरीबन सभी लोगों का मसला है। जब हम दफ्तर में बैठकर काम करते हैं, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं, टेक लगाकर काम करना, पूरा दिन बैठे रहना, इसकी वजह से अक्सर लोगों को मसल पेन की जो शिकायत है वो होती है। गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन में मसला होता है, कमर में दर्द रहती है। तो इस दर्द को दूर कैसे भगाया जा सकता है, इसके लिए ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, फिजिशियन हमें शो में ज्वाइन करेंगे। और फिर एक और अहम मौजू के तवील पाबंदी के बाद गैर मुल्की ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त जो है वो सऊदी हुकूमत की जानिब से दे दी गई है। इनिशियल फेज की बात की जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम 60,000 इस तादाद से इसको स्टार्ट किया जाएगा और फिर इसको मजीद जो है एक्सपैंड किया जाएगा। इसके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। हमारे साथ टूर ऑपरेटर जो कि उम्रा और हज को डील करते हैं वो हमें शो में ज्वाइन करेंगे। क्या क्या शराइत है पाकिस्तानियों के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम बिहाड़ी का रुख करेंगे जहां पर बाअसर जमींदार ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पर कब्जा कर रखा है और उसको भैंसों और गाय की आमाज का बना दिया है और यहाँ पर अपने जो जानवर हैं वो बांधे हुए हैं। क्यों ऐसी सूरत हाल है और वहाँ पर जो मुतल्लिका इंतजामिया है क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, हमारे रिपोर्टर हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज और इंस्टाग्राम के हवाले से अपडेट ये है कि इंस्टाग्राम जो कि सोशल मीडिया ऐप है, पिक्चर और वीडियो शेयरिंग ऐप है, देखा जाता है कि ऑफ एंड ऑन नए फीचर्स जो हैं वो मुतारिफ करवाते रहती है ये ऐप। और ई कॉमर्स के लिए बहुत सा काम किया जा रहा है, ई कॉमर्स के बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो अब इंस्टाग्राम शॉप्स ने अपने प्लेटफॉर्म से ई कॉमर्स जो सारिफीन हैं उनको मज़ीद राग़िब करने के लिए पहली बार एडवर्टिजमेंट की जो आजमाइश है उसको शुरू की है। इसका जो तजर्बा है वो बेसिकली अभी अमेरिका में किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर ये आजमाइश यानी कि जो एक्सपीरियंस अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसको फिर बाकी दुनिया की मार्केट्स में भी लॉन्च किया जाएगा। दिस इज समथिंग गुड। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि आगे से आगे बढ़ रहा है। हाँ, चीज़ें बदल रही हैं भाई। पहले हम देखते थे कि ऐड आते थे फेसबुक पे तो बड़ा गुस्सा भी आ जाता कि भाई हम वीडियो भी और देख रहे थे, कुछ और चीज़ आ गई। अब इंस्टा पे आएंगे तो चलो, हाँ वैसे इंस्टा पे ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और फिर वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अच्छा, मेरा ख्याल है इंस्टा पे नौजवानों की तादाद, हाँ नौजवानों की तादाद, खासकर ख़वातीन थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि तस्वीरें खींचना वो शौक ज़्यादा ख़वातीन में पाया जाता है, तो स्टाइलिश पिक्चर्स वहाँ पे ज़्यादा रुख किया जाता है। आजकल के मर्द हज़रात में भी बहुत, मैं खुद भी इंस्टा बड़ा यूज़ करता हूँ, मैं इंस्टा कम यूज़ करता हूँ। अच्छा, हाँ मैं दूसरे ऐप ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कभी जब भी इस्तेमाल किया कि वाकई नौजवान खास तौर पे बहुत ज्यादा बड़ी ज्यादा। और इस पर जब ऑब्वियसली कोई भी आकर, ये तो ई कॉमर्स ई कॉमर्स वाले अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा जो
बेनिफिशियल साबित होगा। इसके साथ साथ हम शोबिस के बहुत से नाम देखें, बड़े बड़े नाम, तो वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आजकल लोग इससे अर्निंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बहुत से पीआर पैकेजेस जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स को आते हैं, ब्लॉगर्स को आते हैं और शोबिस सेलिब्रिटीज को तो आते ही तो ये भी एक फायदा है, फाइनेंशियली भी किसी को कोई फायदा थोड़ा बहुत पहुंच जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। भाई हमारे एंकर हजरात और टेलीविजन में दीगर सेलिब्रिटीज जो हैं काफी सारे उनको फायदा है, तो एक तस्वीर लगाने के उनको ड्रेस के साथ साथ कई और पैसे भी मिल जाते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है और इसको बिल्कुल अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ इसमें प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल में उनका भी यहाँ पर जिक्र करना लाजमी है कि उन लोगों को टैलेंट हंटिंग में बहुत आसानी हो जाती है। टैलेंट जो है वो प्रोफाइल एक किस्म का जो है ना, पहले ये होता था कि आप प्रोफाइल लेके अपना प्रोड्यूसर्स के पास जा रहे हैं, अब वहीं से देख लें, वहाँ पे नंबर शंबर कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ मौजूद है, वहाँ से बड़ी आसानी हो जाती है, उनके लिए भी आसानी है जो जिसको तलाश है कुछ करने की, कुछ बनने की। अगर आप चाहते हैं कि आप मॉडलिंग में कुछ करें, आप फिल्म में काम करें, ड्रामे में काम करें, फौरन अपना प्रोफाइल बनाएं और इंस्टा के ऊपर शेयर कर दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उम्मीद है आपको जल्दी कोई ना कोई कॉल आ जाएगी। प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, शर्त ही है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर जो है भारत से है। हम देखते हैं भारत से बड़ी अजीबोगरीब खबरें जो हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचती हैं। हाँ, यहाँ पर एक 65 इयर्स का शख्स था जिसको एक सांप ने काट डाला और सांप इसको काट कर अपने बिल में घुस गया। इसने क्या किया, सांप को बाहर निकाला, उसके सर पर अच्छे खासे डंडे मारे। उसके बाद गुस्से में, एक्चुअली ये मसला इस आदमी का ये था कि ये नशे में धुत था। इसने क्या किया, इस जो सांप था उसको चबा डाला और खा लिया। उसके बाद इसकी फैमिली ने कहा कि भाई आओ तुम्हें डॉक्टर पर ले जाते हैं। नहीं, मैं ज्यादा जहरीला बंदा ये निकला, सांप खा गया, दोनों मर गए, दोनों मर गए, सो गया और फिर दोनों उठे ही नहीं, फिर अबदी नींद सो गए। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं कि आपने शायद वियतनाम जाने का आपका इत्तेफाक हुआ हो या थाईलैंड में, वहाँ पे भी होगा। ये मैं वहाँ पे मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं वो ज्ञान में जाके बैठा एक टेबल पे खाने के लिए ऑर्डर देने लगा, तो वहाँ पे मुख्तलिफ जार्स पड़े हुए थे, जार्स के अंदर सांप थे। बिल्कुल, तो वो मशरूबात जो है ना उनके अंदर सांप पड़े होते हैं और वो कहते हैं वेरी गुड, वेरी हेल्दी। अच्छा, तो मैं तो डर गया, मैंने कहा मेरे तो उठाओ भाई इसके ऊपर से। तो वहाँ लोग बाकायदा मशरूब पीते हैं, इसका पीते हैं, स्नेक वाइन बोलते हैं उसको। स्नेक वाइन जो है उसका फिर कोई तरीका होगा ना पीने का। अब आप सांप को कच्चा जो है चबा डालें तो फिर ऑब्वियसली वो तो जहर से भरपूर सांप मेरे ख्याल में ऐसा होगा जो बहुत जहरीला नहीं होता होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जरूर। लेकिन यह है कि वहाँ पे स्नेक वाइन बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी खबर थी, क्या सुरूर होगा। अगली खबर की तरफ आते हैं जनाब। अगली खबर जो है वो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है। घरों को एसी के बगैर ठंडा करने वाली मुनफरिद टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ करवाई जा रही है। हम देख रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसी की वजह से लोग एसी का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब जब एसी का इस्तेमाल होता है तो इससे ऑब्वियसली गैसेस का अखराज होता है जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी की जानिब से तैयार की गई है, मुतारिफ करवाई गई है, जो कि ज़मीन के खुद को ठंडा करने के अमल को नकल करते हुए बनाई गई है और इससे जो बिल्डिंग्स हैं वो खुद को ठंडा रख सकेंगी। और इस टेक्नोलॉजी के तहत जो इसके पैनल्स हैं वो छतों पर नस्ब किए जाएंगे और इससे ये टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। 97% जो सन रेज हैं वो उनको वापस भेज देगी और 3% सिर्फ जो हीट है वो उस घर तक, वो उस बिल्डिंग तक पहुंच सकेगी। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर सक्सेसफुल हो जाती है, मार्केट में लॉन्च हो जाती है तो इसका बहुत सा फ़ायदा होगा कि जो बिल्डिंग्स हैं वो खुद से ठंडी रह सके। अच्छा, वैसे रऊफ साहब आपने तो देखा होगा लाहौर की गलियां मोहल्लात, अगर हम उसमें जाते पुराना लाहौर, इसी तरह मैं हमेशा जिक्र करता हूँ रावलपिंडी की गलियां कूचे, जहाँ पे आप कई ऐसे इलाके हैं, मैंने देखा कि जून में या जुलाई में जो सख्त गर्मी पड़ती है रावलपिंडी में पड़ती है, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि हर जगह वो एसी लगा हुआ है। वो कमाल के वो इमारतें बनी हैं, फिर आप अंदर जाते हैं तो और ठंडक महसूस होती है, वो जो हवेलियाँ बनी, जो घर बने। अच्छा, फिर सर्दियों में क्या होता है, वहाँ पे आपको बाकायदा ऐसा फील होता है कि कोई हीटर लगा हुआ है। तो ये जो कमाल था माजी में हमने देखा, आज तो चीज़ें बदल रही हैं, मकानात और उसका जो तरीक़ाकार है बनावट का, लेकिन ये बड़ा कमाल का था। अब नई खबर आप लेके आई तो भाई हमारा जो पुराना घर था ना, मैं आपको बताऊं, अभी भी मेरे ससुराल वालों का एक घर जो मौजूद है उसी तरह का, उसकी छत 24 फुट पे है। उसमें खिड़कियां हैं, रोशनदान हैं, बड़े बड़े दालान हैं, अच्छा सामने वेरांडाज हैं, बरामदे हैं, पीछे बरामदा है, तो उससे ये होता है हवा का गुजर होता रहता है, हवा चलती रहती है हर वक्त।
अच्छा। और जो पुराने जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो गलियों में एक टनल सी बन जाती है, उस टनल के अंदर हवा चलती है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि उन घरों के अंदर ड्योढ़ी का बड़ा कॉन्सेप्ट, ड्योढ़ी, ये ड्योढ़ी में लोग बैठे रहते थे। साड़ी भी ड्योढ़ी थी सर, गाँव दी आप प्राणी गला कर बड़े अरसे के बाद ये ड्योढ़ी का लफ्ज़ मैं जानती हूँ कि ड्योढ़ी होती क्या है। हाँ, ड्योढ़ी मतलब वो जो है ड्योढ़ी लंबी सी वो टनल टाइप ही होती है। नहीं, एंटर होते हैं जब ना, आप एंटर होते हैं, हाँ। तो वहाँ पे स्टार्ट में जहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं वहाँ पे ड्योढ़ी मतलब आपकी मौजूद है। बिल्कुल। ड्योढ़ी हमेशा ठंडी रहती थी, ठंडी रहती थी, तो वो ड्योढ़ी में बैठे रहते हर मौसम के अंदर। वो अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, आपके घर की छत मुश्किल से 10 फुट पे हो। और मुझे याद है रोज साहब, जब गर्मी गांव में पड़ जाती थी कभी कभार, तो कभी कभार इसलिए बात करूं कि मेरा इलाका सर्द है, तो मेरे दादाजी ना ड्यूटी में पड़े, बड़े आराम रिलैक्स होके पड़े हैं भाई। मतलब इस किस्म का आपको ऐसा फील होता कि भाई ऐसी है। गांव जो है, इवन पंजाब के भी गांव हैं, मेरे बहुत से जानने वाले जो हैं उनका ताल्लुक गांव से है, तो वो अभी भी जिक्र करते हैं कि हमारे वेरांडा जितने बड़े होते हैं, घरों की जो छतें हैं वो इतनी ऊंची होती है कि अभी भी वहां पर गर्मी तो बहुत पड़ती है, लेकिन एसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गाँव में। तो दीवारें हमारे जो मतलब ये है वो भी 2-2 फुट तक की दीवार होती थी। 13 इंच की दीवार तो खास तौर पे बहुत ही ज्यादा कॉमन रही है। अब आपकी दीवार मुश्किल से 6 इंच 7 इंच की होती है, तो जाहिर है मतलब वो हीट उसमें ज़्यादा मतलब वो होती है। अच्छा, फिर पुरानी जो है वो आपने अगर देखा हो पुराने जो घर बने में है उसमें मिट्टी की चुनाई होती थी। बिल्कुल। सीमेंट ऊपर, प्लस्तर बाद में होता था, वो भी हीट को मतलब आपको अंदर नहीं आने देता था। मतलब वो घर ठंडे रहते थे। तो अब वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, असल बात जो है जो इस खबर के हवाले से आ जाए, और वो ये है कि चूंकि एसी जो एनवायरनमेंट को गर्म करने का बहुत ज़्यादा मूजब बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी मतलब खतरनाक अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिस तरह कुछ अर्से पहले हम सोलर को देखें तो उसका इतना रिवाज नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आई। अब तो आप पोश इलाकों से गुजरे तो हर घर में जो सोलर पैनल्स हैं वो नस्ब हुए होते हैं। तो इसी तरह अगर ये टेक्नोलॉजी भी आ जाए और सक्सेसफुल हो जाए तो ऑब्वियसली इसका भी बड़ा ज़बरदस्त जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। अगली स्टोरी जो है वो टिकटॉक से वाबस्ता लोगों के लिए है। टिकटॉक ऑब्वियसली यहाँ पर लोग अपनी बेशुमार वीडियोस बनाकर शेयर करते हैं, लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। इसी तरह के एक नौजवान जिनका ताल्लुक बरतानिया से है, उनको मार्च 2020 में उनकी नौकरी से फारिग कर दिया गया कोरोना वबा की वजह से। इन्होंने क्या किया जनाब कि इन्होंने टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया और वहाँ पर जो अपनी वीडियोस थी वो बनाकर शेयर करने लगे। कुछ ही दिन में इनके जो सब्सक्राइबर्स थे, जिनको हम फॉलोअर्स भी कह सकते हैं, वो 100 मिलियन तक पहुँच गए। और इस टिकटॉक की बदौलत इनका जो बैंक बैलेंस है वो 45 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं, जो कि सिर्फ 2 सालों में यहाँ तक पहुँच चुका है। बेसिकली ये करते क्या है, आवाज़ इनकी वीडियोस में अपनी नहीं होती, सिर्फ ये एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं और फनी वीडियोस बनाते हैं। तो जिस तरह से अभी हम इंस्टाग्राम का जिक्र कर रहे थे, टिकटॉक पर भी जो लोग हैं वो इसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने करना है। कोरोना में पहला शख्स है जिसने कोरोना ने इसको फायदा ही पहुंचाया। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसका जिक्र कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारे हैं, वो तो हम देखते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन कितने रिच हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। आवाज तो है कोई नहीं, तो बगैर आवाज के अपने एक्सप्रेशन को पहुंचाना लोगों तक बहुत मुश्किल। और 45 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपीज इन्होंने अर्न कर लिए हैं। नौकरी करते तो क्या करते, नौकरी में तो कुछ भी नहीं मिलना था। तो मैं वही कह रहा हूँ बाजी कि कोरोना इसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। बिल्कुल, कोरोना इनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। और इस तरह के और वैसे मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में भी जो टिकटॉकर्स हैं ना, जो फेमस हैं, जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, वो अब अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। वो एक मॉर्निंग शो में जाने का अच्छा खासा चार्ज करते हैं और डिफरेंट ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, उनकी भी चांदी है। तो इससे मुझे याद आया, वो चार्ली चैपलिन की फिल्में अगर आपने देखी हो तो चार्ली चैपलिन की फिल्मों में देखो ऑडियो नहीं होती, एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन कितने रिच हैं, या एक्शन। चार्ली चैपलिन की फिल्मों में एक्शन भी बड़ा जरूरी है। बाजी अगर आप देखें ना कि टिकटॉक पे जो हम देखते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो जितने भी नौजवान हैं, एक्सप्रेशन इनके कमाल के होते हैं। हम देखते थे कि टेलीविजन पे जो एक्टर हैं इनके एक्सप्रेशन बड़ा मुश्किल होगा, कैसे एक्सप्रेशन देंगे, लेकिन जब आप इनको देखते हैं ना, हर सॉन्ग के साथ, हर कॉमेडी के साथ, बड़ा मजा आता है। और यही एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आप आगे निकल जाते हैं। अब जिस तरह आपने बात की गई मॉर्निंग शो में उनको
पैसे दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, तो पंजाबी पैसे कहने ना, पैसे दिए जाते हैं तो वो आ जाते हैं भाई। ये अर्निंग का एक बड़ा कमाल का है। और पाजी लेकिन यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे दोबारा से, मतलब अक्सर हमने देखा है पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी भी लगी है। मेरे ख्याल में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव करना चाहिए। लोग जो है बहुत ज़्यादा घटिया कंटेंट भी बनाते हैं, तो इस तरह का कंटेंट जो है वो सिर्फ एक इस गर्ज से कि हम फेमस हो जाएं वो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें, आपके फॉलोअर्स भी आएंगे और फिर ऑब्वियसली अर्निंग वाला फैक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर गालियां ही पड़ेंगी, गालियां पड़ेंगी। एग्जैक्टली, तो लोग आपको बुरा भला कहेंगे, गालियां ना खाएं। और अगर पाकिस्तान में तो टिकटॉक बैन भी हो सकता है दोबारा। बड़ी दफा बैन तो बैन है, लेकिन हाँ दोबारा फिर कर लेंगे। हमारे क्या 1 महीने के लिए खोलते हैं, 10 दिन के लिए अच्छा फिर वो बंद कर लेते हैं। टिकटॉक बैन होता है ना तो उसके अल्टरनेट भी बड़े आ जाते हैं। वो स्नैक वीडियो आ गया और पता नहीं बहुत सारी स्नैक वीडियो आजकल बहुत ज्यादा जा रही है। हाँ, है। उससे ज्यादा ही दूसरा स्नैक पे लोग ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो ये चीज थोड़ी ज्यादा जा रही है। पर हाँ टिकटॉक पे अगर ये चीज आती है इस किस्म की वीडियो तो उसको बंद होना चाहिए। दीगर जो लोगों का रिज़्क लगा है तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। जनाब एफबीआर ने शहर में पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स की तैनाती के बाद फिजिकल मॉनिटरिंग का फैसला भी कर लिया। इस पर आपको कमेंट जानना है। कराची में हुआ है। एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेता, मशहूर कंपनी है। सिर्फ ये बता देता हूँ कि उनकी ये जो चटपटी की चीज़ें हैं ना वो बहुत मशहूर है। उनके 8 सेल पॉइंट के ऊपर इन्होंने मशीनें नस्ब की और अब उसके बाद वो मुश्किल में तो वो कह रहे हैं कि पूरा हिसाब किताब, पूरा रिकॉर्ड ये पूरे मुल्क में अगर हो जाए तो ये जो हम कर्जे लेते हैं बाहर से, ये जो टैक्स कलेक्शन जो है ना वो डायरेक्ट हो जाएगी। टैक्स कलेक्शन के लिए आपको फिर वो अपना वो जो लोग हैं ना छुपाते हैं, छुपा नहीं सकेंगे फिर। तो अगर ये हर जगह होने लग गया, हमें ये टेस्ट बुनियादों पे भी हो रहा है। अभी तो एक कंपनी के साथ है। अच्छा। सभी कंपनी के साथ अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा है, हम तो कहेंगे। उसकी जो लोग टैक्स पेयर्स है ना वो कहेंगे कि बहुत अच्छा है, हम टैक्स देते हैं बाकी भी देते हैं। हाँ नहीं, हम तो कहते हैं कि सारा टैक्स जो है वो तनख्वाहदार तबका दे रहा है, बिल्कुल, तो बाकी लोगों को भी देना चाहिए। ऐसे ही हो तो ये अच्छी बात है, ये तो होना वैसे चाहिए। इस दफा वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि टैक्स का जो हदफ है वो अचीव किसी न किसी हद फिर तक ज्यादा चले गए हाँ, थे। लेकिन एक्चुअली जो हदफ की बात उसमें आती है कि जो जीडीपी की रेशो के हिसाब से अब देखा जाए तो पाकिस्तान में तादाद बहुत ही कम है। इस वक्त भी मतलब आप देखो ना, हम बार बार जिक्र करते हैं लाहौर की, एक बड़ा कमर्शियल इलाका है लाहौर का। सभी लोग जो जानने वाले हैं उन्होंने देखा होगा लिबर्टी मार्केट है। लिबर्टी मार्केट में 2500 दुकानें हैं तकरीबन, और उसमें 10-12 लोगों से ज़्यादा टैक्स कोई नहीं देता। हत्ता कि रोज साहब आप तो बाहर हैं तो उधर हमने देखा कि अगर आप छोटा सा वो ठेला भी लगाते हैं, कैबिन भी आपका होता है एक साइड पे, उसका भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, इधर हमारी इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स, इतनी बड़ी दुकानें हम देखते हैं लेकिन टैक्स देने का कोई रिवाज नहीं। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, एक के बाद दूसरी ब्रांच ओपन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग रिश्वत देते हैं। रिश्वत की बुनियादों पर अपने जो टैक्सेस हैं उससे छुटकारा पाते हैं और टैक्सेस अदा ही नहीं करते। इसीलिए मेरे ख्याल में एक फैक्टर ये भी है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करेंगे, पाकिस्तान की जो पूरी आबादी है वो टैक्स अदा नहीं करेगी। जो मिडिल क्लास तबका है या जो तनख्वाहदार तबका है सिर्फ वही जो है वो हम भी ना करते, लेकिन बैंक ऑटोमेटिक सारी चीजें हो ही जाती हैं। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ डॉक्टर सलमान शाह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, एडवाइज़र भी रहे हैं, उनका एक बार मैं बात कर रहा था उनसे, मैं हमेशा कोट करता हूँ उसको। उनका कहना ये था कि अगर जीडीपी का 8-9% लोग टैक्स देना शुरू कर दें तो ये जो हम कशकोर उठा के जाना पड़ता है ना हमें हर कुछ अर्से बाद, कभी IMF के पास, कभी किसी मुल्क के पास, हमें भीख दे दो, हमें ये ना लेना पड़े। तो लोगों को इसलिए ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि खुददारी से रहें, अपने मुल्क के वसाइल के ऊपर भरोसा करते हुए चलें, आप ये जो आए दिन निजात आपको मिल जाए तो उससे निजात मिल जाएगी आपको। फिर आपको कोई ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। आए दिन अभी देखो ना बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं, IMF कह रहा है उसको। तो ये थ्रेटनिंग वो जो चल रही होती है ना, ये थ्रेटनिंग से भी निकल जाएंगे। आप टैक्स दें खुदा के लिए सही मायने में, मतलब आप चाहे 200-400 रुपए भी आपका बनता हो महीने का। रऊफ साहब जब तक जिम्मेदार शहरी हम नहीं बनेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, मेरे ख्याल में यही हालात हमें पूरे फेस करने पड़ेंगे। जब तक हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाई कि भैया ये मुल्क हमारा है, सबका है, सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि मेरा भी फर्ज है, तो तब जाके वही खुशहाली जो है वो फैल आ सकती है हमारे मुल्क में। अगर हम ऐसे रहे, टैक्स ना दें, तो भैया यही सिचुएशन है जो आज है। ठीक है जनाब, ये तो था पब्लिक का डेली डोज जिसमें हमने मुख्तलिफ खबरें जो थी वो आप लोगों के साथ शेयर की। अभी आते हैं लाहौर के, हम दर्जा हरारत की बात कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा
हाई है तो सियासी दर्जा हरारत की भी बात कर लेते हैं। पीडीएम कल से दोबारा मुताबिक हो रही है। 29 हाँ बिल्कुल 29 अगस्त को ऐलान किया है पीडीएम वालों ने कि जी हम कराची में पावर शो करेंगे। बाकी जरा आप कमेंट देना, आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने भी जो पढ़ा है मतलब जो देखा है उसके तहत ये है कि एक तो सबसे पहले ये हुआ कि इकट्ठे हुए बैठे और उस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें अगरचे शहबाज शरीफ शिरकत की उन्होंने, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए उसमें शिरकत की। अच्छा। और उसमें पिछली पॉलिसीज को देखा गया, कुछ गिले शिकवे भी हुए, कुछ इस बात पे तरफ भी तवज्जो हुई कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ हुई और वो ये हुई कि जो इस्लाहात इंतखाबी उनको उन्होंने कहा हम बिल्कुल टोटली रिजेक्ट करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट। और रोना यही रोते हैं धांधली का फिर, लेकिन इस्लाहात तो होनी चाहिए ना, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। अब वो इस्लाहात में ये हुआ ना, गवर्नमेंट इस बात में मुसर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हमने ला के रखना है, हर सूरत में लेके आना है। अच्छा। और ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमने नहीं आने देनी किसी भी सूरत में। ये कह रहे हैं धांधली का एक और तरीक़ेकार है। फजलुर रहमान साहब ने कल कैटेगोरिकली बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इन दिनों में ये भी तहरीक चल रही है। अब वो बातचीत है, शहबाज शरीफ जब भी आते हैं तो वो फिर दोबारा पीपल्स पार्टी के इंक्लूजन की भी बात करते हैं। कल थोड़ी सी इस तरह की भी बातें हुई कि जी पीपल्स पार्टी को दोबारा शामिल किया जाए। बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने भी कहा कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो हमने जो कहा था कि पहले बुज़दार के खिलाफ तहरीक लाई जाए और उसको हटाया जाए, अगर हम नंबर गेम पूरी कर दें और फिर उसके बाद सेंटर में भी हम कर सकते हैं ये, अगर हम उलट दें यहाँ पे तो इसकी पॉसिबिलिटी। अच्छा, कल फिर पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली की बात की और पीएमएलएन को कहा है कि हम आपको आला ओहदे देंगे अगर पंजाब में इन हाउस तब्दीली आती है। तो इस हवाले से भी इसी हवाले से मैं वही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने दोबारा इस बात की तरफ आए हैं। बिलावल ने भी कल ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी की जब तक बात मानी जाती रही है उस वक्त तक पीडीएम बेहतर तरीके पे चलती रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि पीडीएम में एक तरह का जो फेंकी है पंजाब की तरफ, उसकी कोशिश यही है कि बुज़दार साहब को हटा, पीपल्स पार्टी ये चाह रही है, पर नून कभी ये नहीं चाहेगी क्योंकि बुज़दार की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है और वही नून चाहती है उसको कैश कराना अगले इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी चाहती है कि बुज़दार गिर जाए, कोई अच्छी उनकी परफॉर्मेंस अगर कोई और आ जाता है तो फायदा कम से कम जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब दोनों का इकट्ठा होना बहुत नामुमकिन है क्योंकि पीडीएम में नून लीग के होते हुए शहबाज शरीफ तो एक बार वो दरमियान की राह निकालना चाहते हैं, लेकिन पीडीएम के मामले में चूँकि पीडीएम में जो नून लीग है, नवाज शरीफ है, अगर उनका बयानिया चलता रहता है तो उनका बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये सब लोग जानते हैं। और पीपल्स पार्टी की जो खासतौर पे बलूचिस्तान में भी आपने देखा कि सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच, ये दो लोग जो शामिल हो गए पीपल्स पार्टी में, वहाँ से लोग ये कह रहे हैं कि इशारे कुछ मिल रहे हैं कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर नून लीग को वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये बहुत हल्के इस बात से कह रहे हैं, ह्यूमर्स इस हवाले से हैं, खबरें इस हवाले से हैं कि पीपल्स पार्टी की काफ़ी हद तक जो सेटलमेंट है वो 2023 इलेक्शंस के लिए हो चुकी है। लेट्स सी क्या सेटलमेंट हुई है क्या नहीं, लेकिन इस मौके पर यह कहना कि पीडीएम में वापस पीपल्स पार्टी का इंक्लूजन होगा, ये मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा होने वाला नहीं है। ये तो था जनाब एडिटोरियल पब्लिक का डेली डोज आपके साथ शेयर किया, फिर आपके साथ आज का एडिटोरियल भी शेयर किया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली खान का जो घराना है वो किस कदर कसम पुरसी की हालत में मुब्तला है, हुकूमती इमदाद का मुंतज़र है। इस पर मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, हमारे रिपोर्टर कराची से हमें अपडेट करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली खान साहब के बेटे अकबर लियाकत अली खान साहब जो हैं वो इस वक्त बीमारी का भी शिकार हैं और माली मुश्किलात भी उन पर बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से उनकी अहलिया ने जो सिंध गवर्नमेंट थी उसको ख़त लिखा और माली मदद की अपील की, जिसके बाद जो सिंध हुकूमत की जानिब से उनको वजीफ़ा दिया गया वो इनफ नहीं था, वो उनकी जो ज़रूरियात थी उनको पूरा
नहीं कर सकता था, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस तमाम तर मामले का नोटिस लिया और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को अहकाम जारी किए और ये कहा कि इनकी मुश्किलात जो हैं, माली मुश्किलात जो हैं, वो उनको दूर किया जाए। सूरत हाल क्या है? ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? अकबर लियाकत अली खान को क्या बीमारी लाहक है, माली मुश्किलात क्या हैं, और जो सिंध हुकूमत की जानिब से मदद की गई वो किस किस्म की थी, कितना वजीफा दिया गया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मामले का खुद से नोटिस लेना पड़ा? जी, सिंध हुकूमत की जानिब से जो वजीफे का ऐलान किया गया, ना सिर्फ वजीफे का ऐलान किया गया बल्कि जो अस्पताल का खर्चा था उसको भी देने का ऐलान किया गया। इस वक्त अकबर लियाकत अली खान जो है वो शदीद अलील है। आज जो है गवर्नर सिंध जो है दोपहर 3 बजे जो है वो उनकी रिहाइश गाह पर जाएंगे। इस हवाले से गवर्नर हाउस से जो कंफर्मेशन हुई है, जो एलामिया जारी हुआ है, उसके मुताबिक आज दोपहर वो 3 बजे इनकी रिहाइश गाह जाएंगे, क्योंकि जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया था, वैसे तो सिंध हुकूमत ने जो है पहले आगे आकर जो है वो ना सिर्फ वजीफे का ऐलान किया, तकरीबन 2 लाख रुपए ये वजीफा बनता है और जो निजी अस्पताल में इनका इलाज कराया जाएगा, वो तमाम चीज़ें की, लेकिन वो उनकी बीमारी देखते हुए, उनकी तबीयत देखते हुए वो निहायत जो है वो कम दिखाई देता है। इसके बाद जो है वफाकी हुकूमत में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नोटिस में बात सामने आई तो उन्होंने गवर्नर सिंध को इस हवाले से अहकाम दिए कि वो जाकर फौरी तौर पर अकबर लियाकत अली खान से मुलाकात करें, और आज दोपहर 3 बजे जो है ये मुलाकात कन्फर्म हुई है। दोपहर 3 बजे गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल जो है वो जाएंगे और इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ होगा, जो इमदाद होगी, उस हवाले से जो है अहम ऐलान जो है वो तवक्को की जा सकती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्क बनाने वालों की के साथ जो उनकी फैमिली है वो इस कदर जो है वो कसम-पुरसी की सूरत हाल में जी रही है, और अब जब ये बात सामने आई है, उनकी जब अहलिया ने खत लिखा है वज़ीर आला सिंध को, तो 2 लाख रुपए का एक मामूली सी रकम जो जिस पे इजाफा भी किया जा सकता था, उनको रिलीफ मजीद फराहम किया जा सकता था। बस अब सूरत हाल ये है कि ट्वीट भी कर दिए जाते हैं, मीडिया टॉक्स भी कर दी जाती हैं, बता दिया जाता है कि हमने साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे के लिए अस्पताल में इलाज का भी इंतजाम कर दिया है, लेकिन वो इससे कहीं ज़्यादा जो है उनको रिलीफ फराहम किया जा सकता था, जो नहीं किया गया है। अच्छा, ये बताओ काशिफ कि ये जो वज़ीर आज़म हमारे थे लियाकत अली खान साहब, ये आपको मालूम है करनाल के रईस थे, बहुत बड़े रईस थे, इनकी बहुत बड़ी जागीर थी, और जिस वक्त पाकिस्तान ये छोड़ के आए हैं तो सब कुछ अपना छोड़ के आ गया, और यहाँ तक कि जब इनको गोली लगी है तो जो इनकी अचकन थी उसके नीचे इनकी बनियान में सुराख थे। ये तारीखी बात है। तो मतलब उनके साथ उनकी अगर वो जायदाद उनकी मौजूद होती तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि उनकी औलाद किस कदर अमीर होती। तो ये गुर्बत के मतलब आलम में इस वक्त जो है बसर कर रहे हैं। तो जैसे काशिफ ये बताया इन्होंने रोमा ने कि इनकी बीमारी की नौयत क्या है, कुछ ये मालूम है आपको? जी, इस वक्त तो इनका डायलिसिस हो रहा है मुस्तकिल तौर पर, और दीगर इनके जो अमराज हैं वो भी इनके साथ जो है वो हैं। डायलिसिस के हवाले से जो इनकी वाइफ ने खत लिखा है उनके मुताबिक इनको हर माह इनके डायलिसिस की तादाद ज़्यादा है, जिस पर उसके अलावा उन पर जो दीगर बीमारियां हैं उसकी जो अद्वियात है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा जो उनकी खत में बताया गया है वो डायलिसिस के हवाले से बताया गया है। मजीद बीमारियों के हवाले से यकीनी तौर पर बड़ी उम्र के साथ बीमारियां साथ होती है, लेकिन जो ज़्यादा खर्चा बताया गया है वो डायलिसिस का बताया गया है। तो ये इस बीमारी के हवाले से उनके जो अखराजात हैं वो सिंध हुकूमत ने आगे आकर ये तो ऐलान तो कर दिया कि हम आपके तमाम अखराजात जो है वो निजी अस्पताल के जो है बेयर करने को तैयार हैं और आपको जो है माहाना वजीफा देने को भी तैयार है। ताहम इस हवाले से वो सूरत जो तवक्को थी वो नहीं की गई। जैसे आपने इनकी फैमिली के हवाले से बताया, इनके बहुत सारी जायदादों के बारे से इतलात ये है कि कुछ केसेस जो है अदालत में जेरे जो अपनी ज़मीनों के हवाले से किए हैं जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका है। तो ये बहुत सारा ये फैमिली अपनी जो जायदाद के हवाले से भी जो है वो क्लेम कर रही है कि उसको मिल सके। तो यह सूरत हाल ये है कि अदालती मामला में भी एक तरफ है और जो उनकी बीमारी है इसमें आज गवर्नर सिंध का जो ऐलान है वो नहायत अहम होगा, क्योंकि जो सिंध हुकूमत का जो ऐलान है उस पर ये फैमिली मुतमईन दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर वो देखा जाए तो तकरीबन 2.25 लाख रुपए बताया जाता है कि सिर्फ उनके। अच्छा काशिफ, हाँ काशिफ, अगर जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान बनाने वालों के अगर आज देखें हालत तो ये है बिल्कुल, और जो उन्होंने नहीं बनाया जो आज है विराजमान है सीटों पे तो कमाल है, वही लग्जरी गाड़ियां हैं।
बात क्यों नोटिस तक क्यों आ जाती है, इतना ताखीर क्यों की जाती है? अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें, बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बात जब वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तब सारे एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, आप इसमें ये देखिएगा कि इस पर भी आपको सियासत नजर आएगी। यानी आज जब गवर्नर सिंध जाएंगे, उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से और जो पीटीआई के जो यहाँ पर लोग हैं जो मुकामी तौर पर, उधर से भी अब दोनों तरफ से जो है इस पर भी अब बयानात जो है वो एक दूसरे के खिलाफ दिए जाएंगे। जो मुतासरा फैमिली है उस पर अब सियासत होगी यार। बिल्कुल, अब सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर, हमें सूरत हाल से आगाह करे थे। आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल 3 बजे दौरा करेंगे, उनकी रिहाइश गाह का, अस्पताल भी जाएंगे, उनकी इयादत भी करेंगे और साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जिस भी किस्म की इमदाद का ऐलान किया जाना है उसकी तवक्को आज ही की जा रही है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अपने दौरे के मौके पर उसका ऐलान भी करेंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे कोवैक्स के तहत साइनोफार्म की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है, इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब शो में हमें ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, चीन से कोवैक्स के तहत वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान को बहुत जल्द मिलने वाली है। हुकाम के मुताबिक चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 60 लाख डोजेस जो हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच रही हैं। चीन ने इस मकसद के लिए जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए वैक्सीन की सूरत में $100 मिलियन जो है वो अतिया करने का फैसला किया है। बहुत जल्द जो साइनोफार्म है वो भी पाकिस्तान पहुँच जाएगी। इसके तहत कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को पहले मॉडर्ना वैक्सीन मिल चुकी है, एस्ट्राजेनेका मिल चुकी है, लेकिन ये साइनोफार्म जो है वो पहली बार पाकिस्तान पहुंचेगी कोवैक्स के तहत। कोवैक्स के तहत बिल्कुल। गुफ्तगू करने के लिए हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर रहे हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अभी हमारे साथ नहीं है लेकिन बहुत जल्द इस मौजू पर हमें ज्वाइन करेंगे। बात असल में ये है कि आप ये देखो कि ये 3-4 तरह की वैक्सीन पहले पाकिस्तान में माज़रत के साथ रऊफ साहब, आपने एक बात की कोवैक्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि मैं पहली बार ये लफ्ज़ सुन रहा हूँ, शायद सुना है लेकिन दोबारा आपसे सुनना चाह रहा हूँ। कोवैक्स, हाँ, कोवैक्स के तहत आ रही है तो क्या इजाज़त? कोवैक्स जो है ये इंटरनेशनल इदारा है जो दवाइयाँ मतलब आपको रिकमेंड करता है कि ये दवाई आपके होनी मैंने चाहिए। ये सवाल इसलिए किया कि साइनोफार्म और इसके हवाले से बात की जा रही कि कोवैक्स पहले इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए। हाँ, कोवैक्स जो इंटरनेशनल इदारा है जो करता है, डॉक्टर जावेद अकरम साहब आ गए, पहले उनसे बात करते हैं, फिर हमारी बात तो जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? मैं ख्याल में आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, तो अब ये देखो, उससे पहले ये था कि पाकिस्तान में जो जितनी भी डोज लग रही थी वो सारी चाइना की इमदाद से हमें मिल रही थी और दरमियान में कुछ कमर्शियल बुनियादों के ऊपर स्पुतनिक आई, जो एस्ट्राजेनेका भी कुछ थोड़ी सी आई थी। एस्ट्राजेनेका भी पहले हमें इमदाद की सूरत में मिली है। तो हमारे पास कैन साइनो थी, साइनोफार्म थी, ये 2 चाइना से आ रही थी। एक और भी मेरे ख्याल में क्या नाम है उसका, कैन साइनो तो सिंगल डोज है और साइनोफार्म जो है ये डबल डोज है। आज बल्कि मैं एक और चीज़ भी पढ़ा था, वो भी बता दें कि अब इन दवाइयों का जो लगने का वक्फा है वो पहले 21 दिन का था, अब 28 दिन कर दिया गया। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर साहब होते हैं मुझे पूछते कि इसकी मौसर होने की क्या मतलब वही रेट है। तो बहरहाल कोवैक्स के तहत अब ये हमें ये 60 लाख डोज जो है ये मिलने जा रही है। मुझे कमी है, थोड़ी सी मामला पूरे हो जाएंगे क्योंकि कई जगहों में हमने देखा कि लाइनें बड़ी ज़्यादा, कोई ऐसी जगह के सिंध के हवाले से बड़ी रिपोर्ट्स आई थी अभी जो हमने वहाँ पर वैक्सीन की किल्लत देखने में आई। इवन ईद से पहले लाहौर में भी हमें एक्सपो सेंटर और मुख्तलिफ सेंटर्स जो थे वहाँ पर वैक्सीन की किल्लत देखने में आई थी, लेकिन लाहौर में ईद के बाद जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। बिल्कुल वैक्सीन, हालांकि ये देखा जाए तो जो जिस बुनियाद के पॉजिटिव रेट मुस्बत केस आ रहे हैं वो थोड़े से लाहौर में भी बढ़ गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है वो इतने ज़्यादा नहीं है जितने कराची में हो गए, 30% तक पहुंचा हुआ था। कराची में भी नीचे जाके अब 17-18 पे चला गया, तो उम्मीद है कि वो भी थोड़े से दिनों में कम हो जाएगा। लेकिन ये है कि जितनी तेजी से वैक्सीन लग रही है और जितनी तेज लगे उतना ही बेहतर है। हम डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ अब आ गए हैं, तो डॉक्टर जावेद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, ये फरमाइए कि कोवैक्स के तहत ये जो हमें मिल रही है इमदाद, ये साइनोफार्म है, तो साइनोफार्म को क्या इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने
एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये भी एक मौसर दवा है मोडर्ना की तरह या एस्ट्राजेनेका की तरह? देखिए मेरे ख्याल में कि WHO ने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था इसको भी और बहुत सारी और साइनोवैक को भी। और प्रॉब्लम ये है कि WHO अनफॉर्चुनेटली जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी कहा जा सकता है, हम उसकी मेंबर स्टेट्स हैं और तमाम दुनिया उसकी मेंबर है, वो अपनी रेट इन्फोर्स करने में बहुत बुरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि एक वैक्सीन इकोनॉमिक वॉर और पावर वॉर शुरू हो गई बिटवीन चाइना एंड US। और आपको पता ही है कि US के डोनाल्ड ट्रंप से शुरू हो जाए, जब चाइनीज वायरस से शुरू होके जो बाइडेन जब इलेक्शन जीते तो इन्होंने तो एक कमेटी बना दी कि ये देखा जाए कि चाइना ने खुद ये वायरस बना के दुनिया को परेशान किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि US या यूरोप इज ट्राइंग टू डाउन प्ले चाइनीज वैक्सीन, हालांकि दे आर प्रोवाइडिंग अबाउट 69% of the vaccine for this pandemic। तो और वो मेरे हिसाब से जो हमने उनके ट्रायल्स किए हैं, दे आर एज गुड एज एनी अदर वैक्सीन। एफिकेसी वाइज देखें, ये सारी कोई भी 100% इफेक्टिव नहीं है अभी तक वैक्सीन। अगर बीमारी से बचाना है तो इनकी इफेक्टिविटी वेरी करती है फ्रॉम 75 to 90%। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं, जो असल में हम वैक्सीन लगाते हैं बीमारी से बचाने के लिए नहीं लगाते, हम सीरियस बीमारी से बचाने के लिए लगाते हैं, जान बचाने के लिए लगाते हैं कि कोई सीरियस ना हो, किसी की जान ना जाए। बिल्कुल, सीरियस बीमारी से जो है वो बचाने के लिए वैक्सीन का जो है वो किया जाता है। बहुत जल्द ये भी जो खेप है पाकिस्तान पहुंच जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। वक्त बहुत मुख्तसर था, इंशाल्लाह इस मौजू पर तफसीलन फिर किसी वक्त बात करेंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अभी हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे इशू पर बात करने वाले हैं जो कि बेशुमार लोगों का मसला है, स्पेशली ऐसे लोगों का मसला है जो कि दफातर में काम करते हैं और उनका जो काम है वो एक ही कुर्सी पर बैठकर करने वाला काम है। लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं, एक ही पोस्चर में वो बैठे रहते हैं, सिस्टम्स के सामने बैठे रहते हैं, आंखें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसके अलावा जब वो बैठते हैं तो ऑब्वियसली बहुत से लोगों को शोल्डर एक होता है, मसल्स के इश्यूज आ जाते हैं, नेक में पेन होता है। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, बहुत लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं, उनको भी ऐसे बहुत से मसाइल का सामना होता है। फिर बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो बेड रिडन हैं, यानी कि बीमार हैं और उन्होंने अपने बेड से उठना नहीं है। वो भी ऑब्वियसली जब एक ही पोस्चर में लेटे रहते हैं तो बहुत से जो मसल्स हैं उनमें पेन होने लग जाती है, बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। इसकी कॉजेज़ क्या है, ये मसल पेन क्यों होती है, इसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है। हमारे साथ आज शो में मौजूद है स्केलेटोमस्कुलर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमाद अहमद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा है, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, एक ही पोस्चर, बेड रिडन है, एक ही पोस्चर, लॉन्ग ड्राइव्स कर रहे हैं, एक ही पोस्चर। क्या वजह होती है मसल्स एक ही जगह रह कर सुस्त हो जाते हैं कि इतनी आपको शदीद पेन शोल्डर में निकल आती है, नेक में निकल आती है, मसल खिंच जाता है, जिसको हम मसल पुल होना भी कहते हैं? जी, एक तो वजह यही है जो आपने एक्सप्लेन किया कि मसल अपनी जगह पर जब रहता है तो सर्कुलेशन जो होती है वो इम्पीड कर जाती है, रुक जाती है। तो एक तो वजह ये होती है कि मसल के अंदर कुछ लोगों को तकलीफ होती है, पेन होती है, कुछ लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं। दूसरी वजह ये है जो आप कॉन्स्टेंटली एंगल आपका जो होता है, जो आप जिस एंगल पे आप बैठते हैं, वो बड़ा प्ले करता है स्पाइन के ऊपर, क्योंकि मसल्स आर बेसिकली लीवर्स, आपको जैसे पता है कि वो स्पाइन को अपनी जगह पे रखते हैं। अगर उनके अंदर वो स्ट्रेंथ या वो टोन नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली सारा लोड जो है वो स्पाइन पे जाना शुरू हो जाएगा। और फिर स्पाइन जो है वो ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरली बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं। जिस तरह से डिस्क्स हैं उनके अंदर, उनको कभी भी एक पोस्चर में बैठे रहना पसंद नहीं है। वो थोड़ा बहुत अपनी दे आर बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर्स, तो वो कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से इंसान जो है वो उठे, चले फिरे। तो इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा कुर्सियों पे बैठते हैं, जिनकी ख़ास तौर पे लंबर सपोर्ट नहीं होती, आजकल जो नया फर्नीचर आता है उसमें बड़ी अच्छी एक कुर्सियाँ उन्होंने बनाई हैं, होती हैं वो महंगी हैं, लेकिन इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी सारे कमर के मसले, गर्दन के मसले ठीक हो जाते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक यूरोप के अंदर जो है वो
प्रेवलेंट है, जिसको हम कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वर्क एनवायरनमेंट। उसमें होती है, कंपनीज होती हैं जो मुझे भी इंगेज करती हैं कि आप आएँ किसी ऑफिस के अंदर और वहाँ पे उनकी डेस्क असेसमेंट करें, कि देखें कि जो आदमी बैठा है 8 घंटे कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन के सामने, उसके बाजू कैसे हैं, वो कैसे अपने बाजू रखता है, उसके बाद उसका जो गेज है जो स्क्रीन के ऊपर है वो किस एंगल पे है। ये सारा कुछ आजकल साइंटिफिकली उन्होंने स्टडी किया है, और उसके बाद उन्होंने अब सारा जो फर्नीचर है और जो डेस्क असेसमेंट्स हैं, आपने देखा होगा स्क्रीन्स ऊपर नीचे आ जाती हैं, वो आगे पीछे आ जाती हैं, उनके एंगल चेंज होते हैं, वो इसी वजह से डेवलप हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत हैं, वो सवाल करेंगे आपसे, जवाब आप देंगे। आपने बात की कि हड्डियों में ये दर्द आना, ये हमें साइन होता है कि भैया एक्सरसाइज कर लो, मैं बोर हो गई हूँ। अब हम देखें कि एक तो एक्सरसाइज के वजह से हड्डियों को एक्सरसाइज की कितनी ज़रूरत है, नॉर्मली बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं भी करते। फिर दूसरी बात है कि ग़िज़ा के हवाले से अगर बात की जाए थोड़ी बहुत, तो ये 2 चीज़ें, और पानी, हमेशा हमने तो सब ये बात की जाती है कि भैया पानी पियो सेहतमंद रहोगे। हड्डियों के लिए पानी की क्या अहमियत है? अच्छा, मैं आप शुरू करता हूँ आपके पहले सवाल से कि जो एक्सरसाइज है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू एक्सरसाइज। मैं हमेशा इसीलिए प्रमोट करता हूँ कि आप बेशक दिन में 10 मिनट 15 मिनट निकालें, थोड़ा बहुत कोई एक्सरसाइज के फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एक्सरसाइज करें। लोग कहते हैं जी हम तो ऑफिस में बहुत चलते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो सब कुछ अंडर स्ट्रेस हो रहा होता है। जो एक्सरसाइज का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज करें तो उस वक्त आपका माइंड फ्री हो, आप किसी चीज़ के बारे में सोचें नहीं, और इस तरह से देखें जैसे कोई आप मेडिटेट कर रहे हैं। 15 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, जिसको कहते हैं ना कि आउटसाइड ऑफ योर नॉर्मल वर्क रीमिट या आउटसाइड ऑफ योर नॉर्मल पर्सनल रीमिट, उसमें आप करेंगे तो वो बेहतर होगा। दूसरी बात है जो कि हड्डियों के बारे में कि किस तरह से है, हड्डियाँ जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अगर इनको लगे कि इनका इस्तेमाल नहीं है तो आप जितनी मर्जी ग़िज़ाएं खा लें, जितनी मर्जी कैल्शियम खा लें, ये हड्डियों में जाके रुकती नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब तक आप हड्डियों को फंक्शन नहीं करवाएंगे, जॉइंट्स को फंक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम विटामिन डी पर डिपेंडेंट भी होती है, और हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा सूरज निकलता है पूरा दिन, लेकिन हमारा सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है वो शायद मेरा सिर्फ फेस है, मेरे हाथ हैं, और शायद कोई और चीज़ नहीं है। तो ये 5% सरफेस एरिया बनता है जिसको सनलाइट आके लगती है, और वो फिर जो आपकी विटामिन D3 जो है वो D4 में कन्वर्ट होती है। अच्छा। और D3 का D4 कन्वर्ट होने से होता ये है कि जो कैल्शियम है पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड में फिर रही होती है, ये उसको बाइंड करती है अपने साथ और बोन में लेके आती है और वहाँ पे उसको रखती है, जो कि उसका बेसिकली टारगेट ऑर्गन है। तो अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है, और बोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर, या उसको हम ब्रिटल कहते हैं, ब्रिटल होती जाती है, और फिर इवेंचुअली आफ्टर सर्टेन स्टेज लोगों को बहुत सारे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं। कभी वर्टेब्रा का फ्रैक्चर हो जाता है, लोग बाथरूम्स में बहुत कॉमन है यहाँ पे, लोग स्लिप हो जाते हैं, वो स्लिप होते हैं उनका हिप फ्रैक्चर हो जाता है। तो लोग कहते हैं जी ये क्यों है? क्योंकि बोन्स के अंदर से उनकी जो उनकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम है, हाइलुरोनिक एसिड है। उसके इसी में एक सवाल था कि पानी कितना मुफीद है हड्डियों के लिए, उसी को करके। जी पानी, देखिए जी पानी तो मेरा ख्याल है जिस्म की बेसिक एक ग़िज़ा है, वो सिर्फ आप उसको सिर्फ बोन के लिए नहीं कर सकते, पूरे जिस्म को एक पानी की ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी आपके बॉडी के टॉक्सिन्स हैं जो आपके पूरे रोज़मर्रा के बाद आप जो इकट्ठे हो जाते हैं, पानी एक ऐसी चीज़ है जो उसको वहाँ से एलिमिनेट करता जाता है। इट्स अ बफर बेसिकली। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी लोगों को कहता हूँ कि कम से कम इस वेदर के अंदर ख़ासतौर पे 3 से 4 लीटर पानी आप रोज़ पिएं। एक तो ये है कि वो आपको वैसे बड़ा एक्टिव रखेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगी आपको, और दूसरी बात ये है कि उससे ये होगा कि आप जो आपको बहुत सारे मसाइल हैं, पेट के मसाइल हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, रीनल स्टोन्स बन जाते हैं लोगों को, वो भी आपके जो एक सिस्टम है वो सारे क्लियर होते जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि, और यहाँ रोमा ने भी अपने बात करते हुए बात की, ऑफिस में लोग जिस तरह से बैठते हैं, जी, जो पॉस्चर उनका होता है, तो जब आप देखते हैं वैसे आइडियल पॉस्चर, ये तो हमें मालूम है, फ़ोन अब सबने देखना है, इंटरनेट पे इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर सारों ने देखना है, तो वो फिर क्या करें? या कुछ देर के बाद कोई अपने आप को उठाएं वहाँ से, कुछ चलें फिरें, कुछ करें? क्योंकि देखें ना, फ़ोन करते हुए आदमी यूँ करके होता है, तो ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ रहा है। कंप्यूटर के ऊपर आप यूँ करके बैठे हुए हैं, वो भी मतलब आपकी वो बैक पे भी आपके प्रेशर आ रहा है, आंखों पे भी आ रहा है, गर्दन पे भी आ रहा है। सही कह रहे हैं। वो क्या करें फिर? असल में मैंने शुरू में जब ये इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, मेरे पास बहुत लोग आते थे विद सर्वाइकल पेन या नेक पेन, लो बैक पेन, तो मैंने उनको जो एडवाइस हम जिस तरह देते हैं कि आप बिल्कुल आप वाली बात कि आप
कुर्सी पे आधे घंटे से ज़्यादा ना बैठें, उठें, आप थोड़ा वॉक करें, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पाइन के लिए। जब आप बैठे रहते हैं तो स्पाइन लोड हो रही होती है, जो डिस्क्स होती हैं वो कंप्रेस हो रही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद किसी अगर आप बैठे बैठे एकदम उठे और आपने किसी चीज़ खास एंगल पे कुछ चीज़ उठाई, डिस्क जो है वो स्लिप कर जाती है, या आगे या पीछे या साइड टू साइड, ठीक है। एक चीज़ तो ये थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि बहुत सारे लोग ना काफ़ी रेजिस्टेंट थे इस चीज़ पे कि नहीं जी हम तो कर ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है, कैसे हम, इट्स नॉट नॉर्मल। मैंने कहा आप अपने फ़ोन पे अलार्म लगा लें, आधे घंटे का अलार्म लगाएं, प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि आप, और आधे घंटे बाद पता लगा अच्छा ये रिमाइंडर है, मैंने उठना है, अब चलना फिरना है, 2-3 मिनट वॉक की, फिर आगे बैठ गए, और उससे कुछ लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया भी। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें डेवलप की वेस्ट के अंदर। आपको पता है ये बहुत बड़ा एक इशू है, ऑफिस में लंबे आवर्स का बैठना, खासतौर पर कोविड के दौरान लोगों ने घरों से काम किया, लोगों ने घरों में बिस्तर से बैठ के कोई काम कर रहा है, कोई घरों में ऑफिस फर्नीचर नहीं था, तो दे सफर थ्रू लॉट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। तो मैंने ये हमने एक गैजेट जो है, ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त गैजेट है, ये आप मैं पूछने वाला था आपसे कि ये बेसिकली जी ये तो थोड़ा सा बड़ा है, इससे एक छोटा भी आता है। ये क्या करता है कि इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कहते हैं, उस तरह का गैजेट है। इसको आप अपने यहाँ पे पहन लेते हैं, ठीक है, और ये चीज़ है, ये आपकी स्पाइन किस जगह पे सेट कर जाती है। जैसे ही आपका पोस्चर ऐसे होता है ना, ये वाइब्रेट करता है, तो ये एक तरह से रिमाइंडर देता है आपको कि आपने पोस्चर ऐसे किया है, आप सीधे हो जाएं दोबारा से, ठीक है, ये रिमाइंडर करता है। वो ये फोन वाली बात जो मैंने की। और अच्छी बात ये है कि एक पूरे दिन के बाद इसकी ऐप है जो आपको बताती है कि आपने दिन में 3 घंटे तक आप ऐसे करते रहे, अच्छा, ठीक है, वो कैलकुलेट करती रहती है, 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए पूरा आपको डेटा देती है। इसी के साथ वो मुंसलिक है, इसी के साथ वो मुंसलिक है। ये जी इसको कहते हैं हम पोस्चर रेक्टिफायर। अच्छा, पोस्चर रेक्टिफायर ये किसी भी आम फार्मेसी से मिल जाएगा? ये जी मैंने देखा है कि यहाँ पे अवेलेबल है कुछ चीज़ों में। मैं तो अपने साथ ही चीज़ें लेके आता हूँ और मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ इस तरह की चीज़ें। और क्या है जी? ये इसके अलावा जी ये है स्पाइन डेक। इसको हम स्पाइन डेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रॉडर एंड जो है ये आपके शोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नैरो एंड है ये आपकी स्पाइन को कर रहा है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, या अगर आप बहुत बिजी हैं और आप कहते हैं नहीं कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं लोगों को कहता हूँ आप इस पे रात के वक्त, शाम के वक्त 15 से 20 मिनट लेट जाएं। इसके ऊपर लेटे। आप ये देख सकते हैं इस पे बड़ी ये स्पाइक्स से हैं। ये एक नेचुरल ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स है जो चाइनीज मेडिसिन में यूज होते हैं। ये आपके मसल टोन को, मसल सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं, आपके स्पाइन के एंगल को कोशिश करते हैं कि उसी जगह पे आ जाए जो एंगल नेचुरली स्पाइन का है। आपने किस तरह से लेटना, किस तरह से इस पर इसको आपने बस स्पाइन के नीचे, ये आपने बिल्कुल एग्जैक्टली, ये आपने जो ब्रॉडर एंड है ये आपकी स्पाइन के ऊपर, ये इस तरफ आ जाएगा शोल्डर की तरफ, और ये जो चीज है ये आपकी बिल्कुल यहाँ पे आपका हिप शुरू हो रहा है, उस जगह पे आपने रखनी है। इसको क्या कहते हैं? ये स्पाइन डेक है जी। स्पाइन डेक। और ये कहाँ से मिलेगा? ये भी यहाँ से मिल जाएगा? ये मेरा ख्याल है यहाँ से शायद मिल जाता होगा। मैं तो अपने साथ बहुत सारी चीजें मैं बहुत सारी चीजें साथ लेके आता हूँ क्योंकि जी मेरा तो पैशन है ये चीजें करना, तो मैं तो बड़ा प्रमोट करता हूँ चीजों को। इसी तरह से एक सर्वाइकल डेक है ये नेक के लिए है। आप इसमें एंगल देख सकते हैं कि ये एंगल ऐसे है, इस पर भी लेटना है, इस पे भी आपने लेटना है 15 से 20 मिनट, और इसमें भी नेचुरल ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स। तो हमने इसको आप कह लें कि जो फिजिक्स स्टडी की थोड़ी सी, इसको हमने किस तरह से किया ये हमने डेवलप किया। फिर कुछ लोग हैं जो बायोमैकेनिकल चेन का बहुत बड़ा इशू है आजकल। लोगों की स्पाइन में दर्द इसलिए होता है क्योंकि उनके पाँव जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। वो पाँव जिस तरह जमीन पर रखते हैं, जिस तरह वो भागते हैं, वो ठीक नहीं होते। अच्छा, तो वो हम उसको करेक्ट करते हैं। तो वो बायोमैकेनिकल असेसमेंट मैं करता हूँ। मेरे पास गेट स्कैनर्स हैं प्रैक्टिस के अंदर अपनी, जिसमें मैं खड़ा करता हूँ, मुझे प्रेशर पॉइंट्स का पता लगता है। उनको चला के देखता हूँ, उन्हें पता लगता है कि ये आदमी चलते हुए अपना पाँव कैसे रखता है, और उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं। उसके लिए ये अब बड़े स्मार्ट से ऑर्थोटिक्स नए निकले, आपने जूतों में देखे होंगे। इसमें एक बड़ी इंटेलिजेंट सी की है छोटी सी। अच्छा, ये क्या करती है कि आपके एंगल को बेस्ड ऑन द जो कहते हैं कि सैगिंग जितनी होती है आपके आर्च की, उसको ये एलिवेट करता है, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इस पे 3 पॉइंटर्स हैं, 1 2 3। अच्छा, अगर आपका बिल्कुल फ्लैट है तो उसको मैं 90 डिग्रीज पे रखता हूँ, जो कि 3 है। अगर आपका समझें कि दरमियान में है पाँव, तो उसको मैं 2 पे रखता हूँ, जो कि 45 डिग्रीज देता है। ठीक है। और जिन लोगों के कई लोगों के पाँव इधर से फ्लैट नहीं होते, इधर से बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं, उनके लिए फिर 0 एंगल पे इसको हम रखते हैं। ये भी चीजें हम डेवलप करते हैं और इनको हम आगे लेके चलते हैं, क्योंकि दे आर ऑल बेसिकली क्रिएटिंग ये तो आप चीजें जो है खुद आप बाहर से लेकर आए हैं, वो वाली चीजें बताएं, वो वाले ऐसी मशीन्स बताएं जो यहाँ पर अवेलेबल है, जो आप यहाँ के लिए प्रमोट करें, वो खरीदें। देखिए जी, मैं तो अपनी प्रैक्टिस में ये चीजें मेरे पास इस वक्त हैं, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी तरह से हम ये चीजें डेवलप करें, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनको डेवलप करना। ये एक थोड़ा सा फाइबरग्लास टाइप एक मटेरियल है,
और ये ज़्यादा हम यूके में भी जो मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ या हम लेते हैं ये बन के चाइना से ही आती हैं। अच्छा। लेकिन हमने उनको एक ऑर्डर देना होता है, किस तरीके से देना होता है, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों पे काम करूँ। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि अगर कोई आके इनको देखना चाहे, फील करना चाहे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये आपको पेशेंट यहाँ पे आपके पास आते हैं जी, तो आप उनको बताते होंगे, मतलब बिल्कुल बताता हूँ मैं, उनकी पूरी असेसमेंट करने के बाद। बल्कि मंगवाई भी जा सकती हैं चीज़ें, बिल्कुल मंगवाई जा सकती है। मेरे पास काफ़ी सरप्लस जो है ना इन्वेंट्री है मेरी। अच्छा, पड़ी हुई है? हाँ जी, मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो मेरे पास काफ़ी होते हैं। मुझे पता होता है कि मैंने इतने जो हैं वो कंज्यूम में कर सकता हूँ आराम से, तो मैं उतने इसमें साथ ले आता हूँ। अच्छा, जिस तरह से अक्सर लोगों का मसल पुल हो जाता है, वो पोस्चर भी कभी कभी ऐसे होता है, आप बैठे हुए हैं और उसमें हो गया, कभी रात को सोते वक्त भी होता है। बाद लोग ये कहते हैं ये वीकनेस है, मसल वीकनेस की वजह से होता है, खुराक अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का खुराक से कितना ताल्लुक है? पोस्चर और खुराक दो अलग-अलग चीज़ें हैं। अब मसल का पुल होना, इसका ताल्लुक पोस्चर से है या खुराक अच्छी मसल नहीं का पुल होना चाहिए वो है असल में डिहाइड्रेशन की वजह से। आपके जो बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको हम कहते हैं, ये सॉल्ट्स होते हैं आपके बेसिक, वो जब कम हो जाते हैं, स्पेशली इस वेदर के अंदर जब आप बाहर जाते हैं, पसीना आता है, तो आप काफ़ी सारा अपना जो बेसिक सॉल्ट्स हमको आप लूज़ करते हैं। तो वो लूज़ करने के बाद मसल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। और जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो वो बेसिकली एक SOS सिग्नल बाहर भेजता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, और फिर वो या तो क्रैम्प उसको पड़ जाता है या उसके अंदर दर्द हो जाती है। आप वाली बात जो है कि बहुत सारे लोग जिस तरह खास पोस्चर में बैठे रहते हैं, उनका पाँव सो जाता है, आपने सुना होगा, नमनेस हो जाती है। वो असल में इसलिए होता है क्योंकि खास पॉइंट पे जो नर्व होती है, जो मसल के साथ साथ रन करती है, जिस तरह आर्टरी रन करती है, वो किसी जगह पे थोड़ा सा उसमें बेंड आ जाता है, समझो उसमें प्रेशर पड़ जाता है। इस वजह से आपका जो पाँव है वो अच्छा, वो कोई वीकनेस नहीं होती बल्कि यही वजह है, नमनेस होती है असल में, नमनेस होती है। अच्छा, वैसे बात हो रही थी ऑफिस के बारे में, हम देखते हैं कि खासकर खवातीन के हवाले से कमर दर्द का ये मसला बड़ा आम है घरों में। कुछ तो वैसे की पीड़ है भैया, बहुत दर्द है, लेकिन होता जरूर है। ये क्या वजूहत होती है? उनकी तो एक्सरसाइज तो होती रहती है बाजी, कभी बर्तन मांज लिया, कभी झाड़ू फेर लिया। फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं ना होती, जिस तरह से आपने पहले कहा था। ये बात बिल्कुल ठीक की है आपने, बिल्कुल टोटली एग्री विद इट। असल में देखिए, मैं वही जो बात शुरू में की थी कि खवातीन के जो डोंट्स हैं, जिनको कहते हैं डोंट्स किचन वाले, वो ये हैं कि आप सारा वक्त खड़े ना रहें, यू जस्ट कीप मूविंग। क्योंकि स्पाइन जो है ना, उसको खड़ा होना पसंद नहीं है कि आप एक ही पोस्चर में खड़े होकर आप 1 घंटा हांडी बना रहे। दूसरा मैंने बड़ा नोटिस किया है कि आमतौर पे खवातीन जो हैं वो एक काम करते करते एकदम स्विच करती हैं कि एकदम अब आपने कोई हांडी बना ली फर्स्ट करें, तो आप साथ ही वॉशिंग करना शुरू कर देते हैं। आप स्पाइन को बड़े अजीब से तरीके से ना ट्विस्ट भी कर रहे होते हैं और ऐसे भी कर रहे होते हैं। ये असल में बायस बनती है इन दर्दों का। और ऊपर से ये कि ये जो एक इसी के साथ मतलब वो कमर की जो आप बात कर रहे थे, ये चुक पड़ जाना जिसको बोलते हैं, कमर खिंच जाना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी क्या वजह होती है? स्पाइन की जो चुक जिसको हम कहते हैं, वो असल में डिस्क जो होती है वो हर्निएट कर जाती है, उसका प्रोलैप्स होता है या डिस्क स्लिप कर जाती है, उसकी वजह से आमतौर पे चुक पड़ जाती है। और उसका इलाज फिर मतलब उसका इलाज ये फिजियोथेरेपी है, उसके बाद फिजियोथेरेपी है। उसमें आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। फिजियोथेरेपी तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। खाने में भी कोई चीज़ है? खाने में बिल्कुल आप अपनी डाइट को दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन 45 के बाद प्रोटीन और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अगर आप नहीं लेते तो आपकी बॉडी की 45 इयर्स की एज के बाद प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, बड़े मुफीद मशवरे आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए। और इस बात का कंक्लूजन यही है कि एक्सरसाइज लाजमी की जाए, और आप एक्सरसाइज वाले फ्रेम ऑफ माइंड में हो, उस दौरान जो एक्सरसाइज की जाएगी उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब से कोविड आया उसके बाद सिचुएशन ये थी, अगर हम हज और उम्रा की बात करें तो उम्रा जो था वो बंद कर दिया गया था, हज खोला गया, वो भी जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके लिए खोला गया। उम्रा भी जो था कुछ अर्से पहले वहाँ के लोकल्स के लिए खोला गया था। अब 9 अगस्त को ये ऐलान सामने आया है कि जो गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन है वो उम्रा अदा कर सकते हैं मखसूस शराइत के साथ। इसके लिए आपकी वैक्सीन होना वो लाजमी है, साथ साथ SOPs को बहुत सख्ती से फॉलो किया जाएगा, और इनिशियली 60,000 के करीब जो लोग हैं वो उम्रा अदा कर सकेंगे। उसके बाद इसके दायरा कार को बढ़ाया जाएगा और 20 लाख तक ले जाया जाएगा। लेकिन 9 ममालिक ऐसे हैं जिनको उम्रा अदा करने की इजाज़त नहीं है, जिनमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। कुछ मखसूस शराइत हैं जिनकी बिना पर जब उन शराइत को फॉलो किया जाएगा तब इन ममालिक के जो लोग हैं वो उम्रा अदा कर सकते हैं। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं उम्रा टूर ऑपरेटर और रिप्रेजेंटेटिव
मसूद चौधरी साहब। मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 9 ममालिक हैं जिनको अभी तक उम्रे की इजाज़त नहीं मिली, जिनमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। एक तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान रेड लिस्ट में है, और दूसरा ये कि वो कौन सी शराइत हैं जिन पर अमल पैरा होकर यहाँ के जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनको उम्रा अदा करने की इजाज़त मिल जाएगी। मेन चीज़ हमारे कोविड की पोजीशन है कि जो हमारे मुल्क में कोविड की पोजीशन है, जो ही बेहतर होगी तो हमें अलाउ कर दिया जाएगा। अभी इस वक्त हमारी कोविड की पोजीशन भी अच्छी नहीं है और लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है कि कोविड की पोजीशन बेहतर हो जाए, लेकिन नॉट ओनली पाकिस्तान, इसमें दूसरे ममालिक भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, मसर, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की, साउथ एशियन कंट्री। हाँ जी, साउथ एशियन और अफ्रीकन कंट्री। हाँ जी, उसमें ये है कि ये जो मुल्क हैं, ये मैक्सिमम नंबर्स ऑफ उम्रा और हज जो है इन 4 मुल्कों से जाता था, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया और इजिप्ट। तो ये चारों से उम्रा नहीं जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ कोविड है। तो वो SOPs के तहत जो जाएंगे, वहाँ से जो जा रहे हैं अलाउ कर दिया है उन्होंने उम्रा, जिसमें वो मुल्क शामिल है जिनके कोविड की पोजीशन, जो कोविड ये जो चल रहा है कुछ और भी है, वो बेहतर पोजीशन में है, तो वो अलाउ कर दिया उन्होंने। इसमें टर्की शामिल होगा जिनको अलाउड होगा। मैं ख्याल में टर्की से भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। हाँ, टर्की से भी उम्रा बहुत जाता है, लेकिन अभी टर्की भी हमारे साथ शामिल है। अच्छा, अभी टर्की को भी इजाज़त नहीं, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि कुछ मखसूस शराइत जो हैं उनको फॉलो करते हुए इन ममालिक के जो लोग हैं वो उम्रा अदा कर सकते हैं। इज इट सो, ऐसा है? और अगर है तो फिर वो कौन सी शराइत हैं? SOPs हैं शराइत, उसमें यह है कि आप वैक्सीनेटेड हों, जिसमें आपने 2 डोज जो भी उनकी मुकर्रर करदा। तो ये तो बहुत अच्छा, ये जो वैक्सीन और उनको कोई ऐसी पाबंदी नहीं है हमारे पाकिस्तान पे कि हम उम्रा नहीं कर सकते। यानी अगर मैं उम्रा करना चाहूँ तो मैं आप उम्रा करना चाहेंगी तो आपकी जो कंट्री है यहाँ पे पाकिस्तान जो है, इसकी पोजीशन जब इस कोविड की बेहतर होगी, देन दे विल अलाउ यू कि आप उम्रा करने आए। लेकिन अभी तक फिलहाल, आज तक, कल तक हमारी कोई कंपनी अभी नहीं खुली है पाकिस्तान में उम्रा की। लेकिन चूंकि उन्होंने अलाउ कर दिया, उनकी पॉलिसी में ये वाज़ेह तौर पे बयान आ गया है कि 15 ज़ुल्हज्जा से लेके 15 शवाल तक आप उम्रा के लिए इजाज़त दे दी गई है। ठीक है, तो उसको इजाज़त देने का मतलब कि उन्होंने उम्रा खोल दिया है। अब सिचुएशन जो जिस मुल्क की कोविड की अच्छी होती जाएगी, उसको वो अलाउ करते जाएंगे। अच्छा, जो बात मेरी समझ में आई है वो ये है कि अभी चाहे कुछ भी कर लें, पाकिस्तानियों को इजाज़त नहीं है अभी, जब नहीं तक है, जब तक के इनकी कोविड की सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही उसकी को खास अगर आपके ज़हन में हो, मालूम हो, कोई परसेंटेज है, वो कह रहे हैं कि इतने पॉजिटिविटी रेट होगा तो फिर मतलब इजाज़त होगी। क्योंकि कोविड तो अभी यूरोप में भी है, कोविड अभी अमेरिका में भी है, बिल्कुल कोविड बहुत से और मुल्कों में भी है, डेवलप मुल्कों में भी है, ब्राज़ील में है, जापान में अभी देखे ओलंपिक्स में कितने ज़्यादा। बिल्कुल, तो उनके नाम उस रेड लिस्ट में नहीं है, तो उनको इजाज़त है। उनका रेशो कम है, रेशो कम है, रेशो कम है। हमारे पाकिस्तान में रेशो जो 1.92 आ गई थी पिछले महीने में, ये तो अभी शुरू हुई ना, अभी आज कुछ बेहतर हुई। हाँ, आज कुछ 7.5 है शायद। ठीक तो है, कुछ बेहतरी की तरफ हैं हम आजकल। अच्छा, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जाना है वो पहले से भी कुछ अपने तौर पे तैयारी करें। बिल्कुल तैयारी, वो तैयारी में ये है कि वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। वैक्सीनेट करवाएं, वैक्सीनेट करवाएं और कोशिश करें कि वो वैक्सीनेट कराएं, वो फाइजर, जॉनसन और मोडर्ना और एस्ट्राजेनेका तो हो गई फाइजर की। हाँ जी, और अच्छा, मोडर्ना तो हो गई सारी उन्हीं की हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, उम्रे की बात भी चल रही, हज की भी चल रही, साथ साथ उन मजदूरों की जो जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ लोग जो आके बेचारे इधर बैठे हुए, कई मेरे साथ भी मिलते हैं, वही रोना कि भाई कुछ मीडिया में बात उठा दो। अब उन्होंने साइनोफार्म वैक्सीन आमतौर पर यही हुई है, अब इनके लिए क्या तरीकाकार होगा? आप, कई लोगों की कंपनियां हैं वहाँ पे, उनके घर हैं वहाँ पे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा घर है वहाँ पे, मेरी गाड़ी बाहर सड़क पे खड़ी हुई है। अच्छा। मुझे आए हुए तकरीबन 7 महीने हो गए। मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, मेरे काम है, बिजनेस है, सब कुछ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मैंने मार्च में साइनोफार्म लगवा ली थी। अच्छा, और दूसरी डोज भी लगवा ली मैंने अप्रैल के शुरू में, तो वैक्सीनेटेड हूँ। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी ये जो साइनोफार्म जो मैक्सिमम पाकिस्तानी लोगों ने लगवाई, वो साइनोवैक है। अच्छा, उसका असर ये है कि वो कह रहे हैं कि ये हमें कबूल नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने
सबको प्रेशराइज किया कि जब हमने अप्रूव किया तो आप भी अप्रूव करें। तो फिर सऊदी अरब वालों ने 4 के बाद 6 वैक्सीनेशन जो है वो अप्रूव कर ली, जिसमें साइनोवैक भी है, साइनोफॉर्म भी है। लेकिन वो जो उन्होंने फिर भी उस पर एक अपनी शर्त लगा दी जो आम आदमी को नहीं पता, वो ये है कि जिसने साइनोवैक और साइनोफॉर्म लगवाई है वो बूस्टर एक लगवा के तो फिर आए। यानी कि आप जो है इस पोजीशन में हैं कि आपने 2 डोजेस तो लगवा ली, अब आप बूस्टर शॉट लगवाएंगे तो आप जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज अगर मैं ऐसे ही चला जाता हूँ तो देन मुझे क्वारंटीना में रहना पड़ेगा वहाँ पर। अच्छा ये ऑप्शन है कि आप ऑप्शन है कि मैं अगर नहीं लगवा के जाता तो मैं वहाँ पे क्वारंटीना में रहूंगा, तो वो भी बहुत लॉस है, सख्त सा उधर सिस्टम भी थोड़ा सा। जितनी भी एयरलाइंस हैं सबको उन्होंने एडवाइस किया है कि आपने चेक करके वो सीआरपी वो जो अच्छा यहाँ से अगर कोई एसओपीज के तौर पर उन तमाम तरह एसओपीज को फॉलो करते हुए वहाँ यहाँ उसका कोरोना भी नहीं है, वो चला गया उम्रे के लिए, वहाँ पे पॉजिटिव आ गया और दोबारा क्वारंटीना में रख के भैया उसको नेगेटिव हो गया, तो क्या इजाजत होगी उम्रे की उसको फिर दोबारा कि नहीं? अगर उसने क्वारंटीना में गया, उसका ये नेगेटिव हो गया कोविड, उसको इजाजत होगी, तो ऐसा मसला नहीं। उनकी अपनी 2 वो है एप्लीकेशंस हैं, एक अतमरना है, अच्छा, और एक तवक्कलना है। इथे मरना या अथे मरना? अतमरना। मैं सोचा इथे ही मरना भाजी। नहीं अच्छा, वो ऐसा है कि उम्रे से है, मोतमर कहते हैं उम्रा करने वाले को। अच्छा, उम्रा करने वाला। एतमरना उम्रा की वो एप्लीकेशन है, अच्छा, उस पे आप फीड करेंगे कि मैं उम्रा करना चाहता हूँ, तो वो आपको अलाउ करेंगे कि आपने फलाने दिन 4 बजे 5 बजे आपने मक्का में हरम शरीफ में आना है, नमाज पढ़नी है, तो उसी पे आपने एप्लीकेशन पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो ये अच्छा, ये वैसे अच्छा, अब आप ये भी बता दीजिए मतलब लोगों के लिए, चूंकि तैयारी में तो लोगों की बेशुमार लोग बैठे में, हम खुद मतलब उसमें होते हैं कि भाई हमें मौका मिले तो हम फौरी तौर पे उम्रे के लिए जाएं, तो उम्रा वैसे जो है वो कितने दिन का हो जाता है? मतलब वैसे तो उम्रा 3 घंटे में हो जाता है, लेकिन उम्रा करके उसके बाद छतों पे लोगों के खड़े होने पर पाबंदी आयद रहेगी, और फिर जितनी इमाम बारगाहें हैं उनके कुर्ब जवार में जो घर हैं बगैर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एनओसी के, उन्हें भी 1 महीने तक रेंट पे देने पर जो है पाबंदी आयद रहेगी। और पोस्टर्स, वॉल चॉकिंग और लाउड स्पीकर, 8 स्पीचेस, कोई भी फिरका वाराना इस तरह का कोई बुक्स, मैगजीन, कोई मटेरियल, उसके डिस्प्ले, उसके खरीद व फरोख्त और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे मुकम्मल पाबंदी रहेगी। और साथ ही मुहर्रम और आराम के जो मजालिस होंगे, प्रोसेशंस होंगे, उसमें एसओपीज पर अमल दरामद को हम मेक श्योर करेंगे। जो मुंतज़मीन हैं उनके साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने टेकअप किया हुआ है और उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि मास्क का इस्तेमाल, जो सोशल डिस्टेंसिंग है मिनिमम 1 मीटर, उसको मेक श्योर करेंगे। और जितनी भी इमाम बारगाहें हैं उसे जो है हम डिसइंफेक्ट कर देंगे, लेकिन उसमें जो कारपेट कालीन का इस्तेमाल है जिससे केसेस में इजाफा हो सकता है, तो उसको कम से कम किया जाए। और वेंटिलेशन जहां 5-6 शेयरिंग बेसिस पे होते थे पहले। अभी आपको सिर्फ 2 आदमी रख सकते हैं एक रूम में, और वो भी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में। अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अकोमोडेशन जो 6 आदमी शेयर करते थे अब 2 आदमी करेंगे, उसके पैसे बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। दूसरा इसी तरह 50% अगर जहाज खाली जा रहा है तो आपको टिकट महंगा होगा, टिकट भी महंगी हो गई, क्योंकि जब प्रेशर होगा उम्रे का, अभी जाना जब शुरू हो गया है, तो अभी तो चारे जिनकी ये बात कर रहे थे कि मजदूर लोग जो यहाँ पे रुके हुए हैं वो 3.5 लाख रुपए की टिकट लेके जा रहे हैं 1 वे। बिल्कुल, और रश इतनी है कि बुकिंग नहीं, वो भी मेरे हिसाब में इलीगल तरीके से जा रहे हैं। हाँ, वो जानी वाया जा रहे हैं, वाया कीनिया जा रहे हैं, वाया अजरबैजान जा रहे हैं, वाया दूसरे मुल्कों के होके वहाँ क्वारंटीना करके फिर आगे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी उम्मीद अफजा बात यह है कि हमारे मुल्क में
इंशाल्लाह कोविड हम कंट्रोल कर लेंगे, जैसे गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश कर रही है, हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। एमिरेट्स एयरलाइन, इतिहाद एयरलाइंस, इन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान से। अच्छा, सियालकोट से वीकली 6 फ्लाइट्स दी हैं अभी इन्होंने। तो पहले दुबई भी बंद था, ये शारजा, ये सारे यूएई, सारे मुल्क बंद थे, अभी खुल गए हैं। तो अब पूरी उम्मीद है कि ये उम्रा की फ्लाइट्स भी जल्दी खुलने वाली हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब में लोगों को चाहिए कि वो फौरी तौर पे अपनी वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है उसको समझें, उसके मुताबिक अपने आप को वैक्सीनेट करें, जिसमें ये 4 जो मैंने बताई आपको, फाइजर, ड्रोना और वो एस्ट्राजेनेका और एक और जॉनसन, ये वाले लगवाएं, कोशिश करें ये लग जाएं। तो जिन्होंने वो लगवा ली, दूसरे लोग जिन्होंने, जैसे मैं हूँ, मुझे भी अभी बूस्टर डोज लगवानी ही लगवानी है। ठीक है। तो इस तरह करके अपने वो वैक्सीनेट अपने आप को करना शुरू करें, अभी से हालात अपने ठीक करें ताकि वो जा सके जब भी खुले उम्रा। उम्रा खुल गया है लेकिन हमारे मुल्क से अभी फ्लाइट्स अलाउड नहीं है। ठीक हो गया, ठीक। ये तो हमने बात कर ली उम्रा पर, लेकिन यहाँ पर एक ऐलान किया गया है सऊदी हुकूमत की जानिब से। कुछ रोज़ पहले ये ऐलान किया गया कि हज और उम्रा जो है वो ख़वातीन अब महरम के बगैर भी अदा कर सकती हैं। इस हवाले से जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। पाकिस्तानी भी इस कैटेगरी में आते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, क्या सूरत हाल है? ऑलरेडी भी ख़वातीन बगैर महरम के उम्रा भी कर सकती थी, हज भी कर सकती थी। अच्छा, कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो एक एज लिमिट थी। 45 से अबव जो ख़वातीन थी वो। सर मुख्तसर जवाब चाहेंगे? 45 से ऊपर असल बात आ गई कि 45 से ऊपर अगर हैं तो फिर इसका मतलब हज भी कर सकती हैं, उम्रा भी कर सकती हैं। अब उससे मतलब कम उम्र नहीं, अभी भी नहीं अदा कर सकती, कम उम्र अभी तो मेरे ख्याल में उनके लिए। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मसूद चौधरी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, उम्रा के हवाले से मजीद गाइड कर रहे थे हमें। अभी पाकिस्तान के लिए उम्रा नहीं खुला, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि जो सऊदी हुकूमत की जानिब से रिकमेंडेड वैक्सीनेशन है वो लगवाई जाए ताकि आप अहल हों उम्रा अदा करने के। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां पर गाय और भैंसों ने लड़कियों के सरकारी स्कूल पर कब्जा कर रखा है। स्टोरी ये है कि विहाड़ी के नवाही गांव मोजा तजवाना इसका नाम है, यहां पर एक बाअसर जमींदार है जिसने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी हाई स्कूल पर कब्जा कर रखा है और इस स्कूल को बाड़े में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर अपनी गाय और भैंसें बांधी हुई हैं और 2 साल से ये जो स्कूल है वो बंद पड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल का अमला किधर है और क्या वो तनख्वाहें ले रहा है, नहीं ले रहा, फर्नीचर कहाँ पर है इस स्कूल का, और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन किधर है, यहाँ पर जो दरख्त हैं वो काट दिए गए हैं। वो क्या रिपोर्ट आके देते हैं? बिल्कुल, जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या रिपोर्ट दे रही है, जो वहाँ पे है। हमारा रिपोर्टर हमारे साथ है, चल के उससे बात करते हैं। पहले इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये बताओ ये कहाँ पे, मतलब स्कूल जो है वो तो मौजूद है लेकिन स्कूल में भैंसों का बाड़ा बन गया हुआ है। अब ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई हुई है क्या? वो देख नहीं रही कि क्या हो रहा है? ये उनसे पूछते हैं आप ये सवाल कि भाई ये क्या हो रहा है? जी, ये जब शहबाज शरीफ ने नूली की हुकूमत में शुरू किया था ना कि दूर दराज इलाकों में स्कूल नहीं थे और लोगों की दरीना मुतालबा था कि यहाँ पे पढ़ाई के लिए बच्चों को और बच्चियों को दूर जाना पड़ता है, तो हमें स्कूल फराहम किया जाए। तो ये मोजा तजवाना है, विहाड़ी का नवाही इलाका। तो वहाँ पर ये सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बनी और स्कूल में खुला रखा गया और ये स्कूल में पढ़ाई जो है जारी हो गई। लेकिन ये जिम्मेदार है ना, उनके इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया क्योंकि उनकी ये सारी जमीनें थी। उन्होंने पहले स्कूल का रास्ता बंद किया, स्कूल को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया, बच्चों को शदीद दुश्वारी का सामना रहा, बल्कि एक बच्ची अगवा हुई थी इसी स्कूल से। अच्छा, तो जो जिला इंतजामिया थी वो इसमें सिक्योरिटी फराहम करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दी। जैसी हुकूमत बदली वहाँ पे ना सिक्योरिटी थी ना कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन रही, तो जिस वजह से जो टीचर थे उन्होंने भी अपने आदम ताफत का। इमरान, आपने जो फुटेज बनाया ऐसा लगता है कि कहीं मुझे सुबह की क्लास लेने आई है पाजी, ये सूरत हाल है वहाँ की। लेकिन पाजी ये पूछना है कि
चलो इंतजामिया तो गफलत का शिकार है, लेकिन जो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के गांव के बसने वाले लोग हैं, उनकी कोई तरफ एहतजाज वगैरह कोई कंप्लेंट नहीं की गई है भाई कि क्या हो रहा है भैया? जी ये मुतअद्दिद शिकायत जो है ना सामने आई है सर इस हवाले से। तो महकमा तालीम का जो है ना उनका कहना है कि हमें जो फंडिंग नहीं हो रही तो हम लिहाजा ये नई हुकूमत जब से आई है हमें फंडिंग नहीं हो रही और इस हवाले से हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। जबकि यहाँ पे फंडिंग कभी नहीं है, बिल्डिंग मौजूद है, सिर्फ सिक्योरिटी फराहम नहीं की जिस वजह से जो स्कूल बंद पड़ा है और जो जिम्मेदार थे वहाँ के जागीरदार थे उन्होंने इसी सरकारी बिल्डिंग में अपनी भैंसे बांध ली है। थैंक यू इमरान, थैंक यू। ये यार देखो कमाल बात है, मतलब आप स्कूलों के ऊपर कब्जे कर लें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई नोटिस ही ना ले, वहाँ के लोकल SHO वगैरह जो हैं वो भी आराम से बैठे हुए हों। उनको रिश्वतें दी जाती वाज़त के साथ ये बात करूंगा कि मुझे समझ नहीं आई, बुज़दार की परफॉर्मेंस की बातें तो हो रही है, लेकिन क्या सिचुएशन है ये आप देख ली। KPK की मैं बात करूँ, मेरे इलाके या दीगर इलाकों में मैं खुद गया हूँ उन स्कूलों में जहाँ पे नून लीग की जब गवर्नमेंट थी और नून से पहले जब KP में खान की गवर्नमेंट नहीं आई थी, वहाँ पे ये गाय मजियाँ, ये कब्जे, ये बहुत ज़्यादा थे। गोस्ट स्कूल और ये सारी चीज़ें ऐसी थी, टीचर्स भी नहीं जाते थे। आज आप जाएंगे ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे कभी टीचर गया नहीं है, जहाँ पे स्टूडेंट बेचारे जाते थे, वो भी चाहे टीचर को भी रिश्वत में पिला देते थे। आज वहाँ पे प्रॉपर सेटअप है, वहाँ पे मॉनिटरिंग है, वहाँ पे टीचर अगर नहीं जाता उसकी सैलरी कट हो जाती है। देखो सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि KPK में भी PTI की गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी PTI की गवर्नमेंट है, तो ये पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है और उसमें सवाल निशान है बहुत ज्यादा। महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवाल इस हवाले से कि उनकी गवर्नमेंट के ऊपर लोग क्या कहते होंगे, इस तरह के स्कूल जब बनेंगे उनके ऊपर कब्जे हो जाएंगे, उनके ऊपर जिम्मेदार जाके गाय भैंसे बांध देंगे, अंदर गोबर पड़ा हुआ होगा, बच्चियां वहां से हवा होने लगेंगी, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तो सवाल है फिर। बिल्कुल, और हमने तो अपने प्लेटफॉर्म से ये आवाज उठा दी है, अब हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।